इस पॉडकास्ट में मैं आपसे टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में जानना चाहूंगी। टैरो कार्ड्स डेफिनेटली पॉपुलैरिटी कुछ हम ये कहेंगे कि पिछले 10 साल में इनकी ज़्यादा हुई है। 2025 कौन कौन सी राशियों के लिए बेस्ट रहने वाले हैं? 78 कार्ड्स हैं। अब इन कार्ड के भी कोई नंबर्स हैं तो न्यूमरोलॉजी भी बीच में आ गई। और जब हम ईयर की बात कर रहे हैं 2025 की, दिस इज़ अ न्यूमेरिक नंबर 2025, तो हम उसके अकॉर्डिंग भी कनेक्शन करके हम रीडिंग इसमें कर सकते हैं। फिर लोगों के अंदर भी तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है ना कि अगर वो न्यूमरोलॉजी को माने तो किस पे बिलीव करे, फिर ज़ोडिएक साइन वो कुछ और इंडिकेट करते हैं। और बल्कि ये जब मैं बोलती भी हूँ ना, तब मुझे खुद भी लगता है कि हम प्रेडिक्शंस जब कर रहे हैं तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हम कुछ और बोल रहे हैं, हम एस्ट्रोलॉजी में कुछ और बोल रहे हैं। ये हमारे साथ भी होता है, मतलब दिस इज एक्चुअली हैपनिंग। वो एक एक्यूमुलेटिव प्रेडिक्शन होती है कि आप साल के अंत में बोलोगे हाँ साल अच्छा रहा, या आप साल के अंत में बोलोगे हाँ साल बुरा रहा। बीइंग अ टैरो कार्ड रीडर, आप क्या लोगों को सुझाव देना चाहेंगे कि वो कुछ अपनी हैबिट्स में चेंजेस लेकर आए? जब हम पंचांग देखते हैं अपना हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तो हमारा एक किंग रहता है ईयर का, उसमें किंग रहता है। किंग में हमारे सूर्य आएंगे 2025 में, इस बार वो हमारे रूल करेंगे इस ईयर को। सो यानी कि जो हमें ज़्यादा देखना है वो ये देखना है कि सूर्य और मंगल, तो थोड़ा अग्रेशन सब में बढ़ सकता है। हेलो, नमस्ते, आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। आज के इस एपिसोड में हम एक बहुत खास टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जो आपसे कनेक्ट करेगा, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है 2025 ऑब्वियस सी बात है, एक नया साल है, नए पर्दे खुलते हैं सपनों के, लेकिन उन सपनों को उड़ान भरने में आपकी राशियां, आपका मूलांक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आज का जो हमारा एपिसोड रहने वाला है वो बहुत खास इसलिए रहने वाला है क्योंकि आपको 2025 में कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, या फिर आपके करियर ग्रोथ किस तरह की रहेगी, आपकी हेल्थ किस तरह की रह सकती है। इससे पहले पॉडकास्ट में हमने मूलांक के जरिए जाना, लेकिन ये पॉडकास्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसी चीजें जो शायद आप भी नहीं जानते अपने बारे में, वही जानने की हम कोशिश करेंगे। इस खास एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट प्रियंका अनिल ढाका जी हैं। आपका बहुत स्वागत है मैम, एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला है। नहीं, प्लेजर इज ऑल माइन, थैंक यू सो मच। इस पॉडकास्ट में हम बहुत सारे ऐसे सवाल, इस ईयर का थीम, सबसे बड़ी बात टैरो कार्ड रीडिंग, अगर आप नहीं जानते हम वो भी जानेंगे। स्टार्टिंग इवन हम उसी से करेंगे, और उसके बाद आपकी राशि के अकॉर्डिंग आप क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हैं, ये ईयर आपके लिए कैसा रहेगा, ये सभी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैम शुरुआत, क्योंकि मैं भी इतना नहीं जानती टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में, इससे पहले वाला भी जो पॉडकास्ट था उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, लाइक मूलांक। अभी हम भी बात कर रहे थे जब मैंने आपसे कॉल पे बात की थी, पर्सनल नंबर, डेस्टिनी नंबर, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी। इस पॉडकास्ट में मैं आपसे टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में जानना चाहूंगी। सबसे पहले एक बार आप ऑडियंस को ये बताइए कि ये है क्या एग्जैक्टली। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तुमने पूछा है, जनहित में। सो एवरीबडी इज गोइंग टू लाइक इट। सो टैरो कार्ड्स डेफिनेटली पॉपुलैरिटी कुछ हम ये कहेंगे कि पिछले 10 साल में इनकी ज़्यादा हुई है, और कोविड के टाइम से तो बहुत ज़्यादा हुई है। वी सी लाइक एवरीबडी काइंड ऑफ लर्नड टैरो कार्ड रीडिंग, प्रैक्टिसिंग एंड फॉलोइंग एज वेल। सब ने शुरू करा और देखते हैं, लोग काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। सो सबसे पहले बताती हूँ कि हमारी एस्ट्रोलॉजी, जिसको हम वैदिक कहते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, तो वो क्या चीज़ है और इसमें और उसमें क्या अंतर है। क्योंकि हम अक्सर से पहले कुंडलियों की ही बात करते थे, और अब ये नई सी चीज़ आई है कि जैसे अगर हम अपने पेरेंट्स के बारे में भी बात करें तो उनको भी इसके बारे में नहीं पता होता। एंड एवरीबडी सो विशेज व्हेन एनीवन इज कमिंग टू माय ऑफिस, तो वो कहते हैं कि जैसे कोई क्वेश्चन एस्ट्रोलॉजी से आंसर कर भी दिया ना, तो कहते हैं मैम एक बार कार्ड्स खोल दो, एक बार कार्ड्स उठाने हैं। मतलब वो चार्म है सब लोगों को, देखना है कि ये चीज़ क्या है, नई चीज़ क्या है। सो नाउ द थिंग इज कि जैसे हमारी एस्ट्रोलॉजी है वो टोटली कैलकुलेशंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, प्लैनेट्स घूम रहे हैं, चल रहे हैं, आज की डेट में भी गोचर में है, ट्रांजिट में है, तो उसके ऊपर बेस्ड होती है कि जैसे आप जब पैदा हुए और आपका जो कुंडली बनाई, दैट इज़ बेसिकली द मैप ऑफ द स्काई व्हेन यू वर बॉर्न, कि जब आप पैदा हुए थे तो वहाँ पे ग्रह कहाँ कहाँ पे थे, किस किस राशि में थे, किस किस नक्षत्र में थे, उस पर हमारी एस्ट्रोलॉजी बेस्ड होती है। लेकिन जो टैरो कार्ड्स होते हैं ये नॉर्मली
78 के नंबर में एक डेक आता है, यानी कि एक पैकेट आता है, और इससे कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे ओरेकल कार्ड्स भी होते हैं, कोई 56, 45 नंबर्स, सो डिपेंड करता है कि किसके कार्ड्स हैं, क्या पर्पज़ है उनका, इस तरह से। बट जो मोस्ट कॉमन हम प्रिडिक्शंस के लिए यूज़ करते हैं वो हम 78 कार्ड्स का डेक यूज़ करते हैं। और 78 कार्ड्स में 2 आप कह सकते हैं पार्टीशंस या 2 उसमें डिविजन्स होते हैं, जिसको हम मेजर और माइनर अरकानास कहते हैं, मेजर एंड माइनर अरकाना। मेजर ऑफ कोर्स द मेजर इवेंट्स ऑफ लाइफ, माइनर ऑफ कोर्स द माइनर इवेंट्स ऑफ लाइफ। कई बार हम देखते हैं हमारी लाइफ में मेजर टर्न्स आते हैं जिसके बाद ज़िंदगी बदल जाती है, तो वो हमारे मेजर कार्ड्स बताते हैं। छोटी मोटी रोज़मर्रा की चीज़ें ऊपर नीचे की, वो माइनर कार्ड्स बताते हैं। सो ये इनमें कार्ड्स में एग्जिस्ट करता है। नॉर्मली जिन्होंने भी टैरो कार्ड्स देखे हों, चाहे इंटरनेट पे देखे हों या हार्ड कॉपी जिस तरह से मेरे हाथ में है इस तरह से देखी हो, तो इनमें पिक्चर्स बनी रहती हैं, पेंटिंग्स की तरह, फ़ोटो बनी रहती है इसमें। तो जब आप फ़ोटो उठाते हो और फ़ोटो को देखते हो तो आप एकदम रिलेट कर लोगे कि ये अच्छा है या बुरा है। जैसे हम कोई पेंटिंग देखते हैं दीवार पे लगी हुई, तो देखते ही पता चल जाता है कि इसकी प्लेजेंट पॉजिटिव वाइब है या नेगेटिव वाइब है। उसी तरह से इसमें होता है। हमारे दिनचर्या में अच्छे बुरे दिन होते हैं, अच्छे बुरे मूवमेंट्स होते हैं, तो वो हमें इससे पता चल जाते हैं। अभी क्या होता है कि जब आप एक क्वेश्चन लेकर आते हो, आपका क्वेश्चन आप सही जा रहे हो या आप नहीं जा रहे हो, एक सिंपलेस्ट वे में मैं आपको बता रही हूँ। आप सही जा रहे हो तो पॉजिटिव कार्ड आ जाएगा, ये चीज़ आपके लिए गलत है तो नेगेटिव कार्ड आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको रीड करते हैं। अब जब सुनने वाले लोग हैं उनके मन में क्वेश्चन आएगा तो इसमें कोई कैलकुलेशन तो हो ही नहीं। जैसे उसमें तो हम कुंडली बनाते हैं, तो इसमें कैलकुलेशन तो हो ही नहीं। ये काम करते हैं हमारी वाइब पे, जो रीडर है उसकी वाइब पे। यानी कि अगर आपका रीडर की एनर्जी अच्छी है, अगर उनकी स्पेस अच्छी है, तो आपका रीडिंग हमेशा सक्सेसफुल होगी। अगर आप बिगिनर हो तो कई बार हमारी एनर्जी, हम उतनी मेडिटेशंस में नहीं होते, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी इतनी नहीं हुई होती कि हम थोड़ी राइट प्रिडिक्शंस कर सकें, तो कहीं पे वहाँ पे ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एनर्जी of the reader, the one who is reading for you, energy of the person who is getting the reading done, and energy of the space where the reading is actually happening. So ये उसकी एनर्जी पे बहुत डिपेंडेंट होता है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर पिक्चर्स आती हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम पिक्चर्स को प्रिडिक्ट करते हैं और उसी से हम गाइडेंस देते हैं। सो दिस इज व्हाट टैरो कार्ड्स इज। ओके, अब मैम 2025 की हम बात करते हैं थोड़ा आगे बढ़ते हुए। 2025 कौन कौन सी राशियों के लिए बेस्ट रहने वाला है, या फिर क्या चैलेंजेस आ सकते हैं अलग अलग राशियों के अकॉर्डिंग? राइट, जैसे कि तुमने 2025 की बात करी, अब इसमें जो टैरो कार्ड्स है ना, जब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं या हम किसी के लिए रीडिंग करते हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा कॉम्बिनेशन, ऑफ कोर्स जब राशियों की बात कर रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजी तो बीच में आ ही गई। देन हम न्यूमरोलॉजी को भी लेके चलते हैं, बिकॉज जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में बताया कि 78 कार्ड्स हैं। अब इन कार्ड के भी कोई नंबर्स हैं, तो न्यूमरोलॉजी भी बीच में आ गई। और जब हम ईयर की बात कर रहे हैं 2025 की, तो ऑफ कोर्स दिस इज़ अ न्यूमेरिक नंबर 2025, दिस इज़ अ न्यूमेरिक नंबर, तो हम उसके अकॉर्डिंग भी कुछ कनेक्शन करके हम रीडिंग इसमें कर सकते हैं। तो जैसे ही हम 2025 की बात करते हैं, और तब तुम पूछते हो व्हाट वाज योर क्वेश्चन, कम अगेन। 2025 कौन कौन सी राशि के लिए बेस्ट रह सकता है? अच्छा, बेस्ट किसके लिए रह सकता है? तो सबसे पहले ये बात है कि जैसे अब 2025 आ गया, तो इसमें 2 नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है। सो 2 नंबर जब 2 बार रिपीट हो रहा है, सो 2 इज़ द नंबर ऑफ मून एक्चुअली। तो न्यूमरोलॉजी का ये नंबर हुआ, तो सुनते ही लगता है कि हाँ जी, मून की जो राशि है कैंसेरियन राशि, उनके लिए तो अच्छा होने ही वाला है। टोटल देखें नंबर 9 है, मार्स का नंबर है, उनके लिए भी अच्छा होने वाला है। बट एट द सेम टाइम अगर मैं टोटल 2025 को कंबाइन करके बात करूं, तो मार्स का नंबर है, एंड 9 बीइंग अ वेरी स्पिरिचुअल नंबर इन आवर स्पिरिचुअलिटी, कि हम जब भी स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, नंबर ऑफ कंप्लीशन हो गया, तो ये नंबर एक तरह से आपका इस साल में लॉजिकल रीजनिंग, ये सब चीज़ें बहुत होने वाली हैं। एंड इस तरह के पॉडकास्ट, पीपल आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस एंड पीपल आर गोइंग टू गिव लॉजिकल आंसर्स टू इट। सो ये तो 2025 का एक्यूमुलेशन है। अब जो भी नंबर और जो भी ये लॉजिकल रीजनिंग इस राशि से कनेक्ट होते हैं, सो जिनके लिए अच्छी रहने वाली है, ये मेरे पास कार्ड्स भी हैं, मैंने सब राशि के लिए उठाए हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा हल्का सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक किस राशि के लिए अच्छा होने वाला है, दैट इज़ द फर्स्ट कार्ड विच आई हैव गॉट इज़ फॉर जेमिनाई, दैट इज़ द नंबर 3 राशि। तो जेमिनाई के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। दे एक्चुअली आर गोइंग टू रिसीव द थिंग्स व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। जो इन्होंने मेहनत करी है वो चीज़ें हो सकती हैं। कम्युनिकेशंस इनकी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हैं जेमिनाइज की,
और कम्युनिकेशंस के साथ साथ चीज़ें होंगी इनके लिए, मतलब दे विल बी हैप्पी विद व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट दे आर गेटिंग, जो हो रहा है इनकी लाइफ में। तो और जो हेल्थ इनको और वेल्थ दोनों के लिए बेस्ट रहेगा। हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप ऑल्सो, तो तीनों एंगल से इनके लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा अगर हम बात करें कि मनी वाइज किसके लिए ज़्यादा अच्छा है, तो मनी वाइज आपका आता है नंबर 9, दैट इज सेजिटेरियस। जुपिटर का है ये, और नंबर 9 का ये काफ़ी अच्छा होने वाला है और मनी वाइज इनको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाली है। उसके बाद आते हैं हम 11th पे, विच इज़ द एक्वेरियस। इनके लिए रिलेशनशिप्स या पार्टनरशिप्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। इनको अगर किसी और से कोई काम करवाने थे तो वो होंगे, बट इसको मैं कंप्लीटली अच्छा नहीं कहूँगी जितना मैंने जेमिनाई और सेजिटेरियस को कहा है। एक्वेरियंस के लिए अच्छा तो होगा, लेकिन इसमें ऊपर नीचे चीज़ें रहेंगी। मतलब जैसे इनका कार्ड जो है मैं दिखाना चाहूँगी, इनका कार्ड जो है वो है स्टार कार्ड। सो स्टार कार्ड में क्या रहता है, जैसे स्टार्स को आप दूर से देखते हो, कभी आपको दिखते हैं, कभी आपको नहीं दिखते हैं, कभी आपको टिमटिमाते हुए दिखते हैं। सो चीज़ें होंगी और कभी ओझल भी हो जाएंगी। तो इस तरह से आपका एक्वेरियंस के लिए रहेगा। रेस्ट के लिए न्यूट्रल है, और कुछों के लिए ऑफ कोर्स चैलेंजिंग भी है। दैट आई विल कम टू द आंसर्स व्हेन यू विल आस्क फॉर इट। ठीक है, तो अभी चैलेंजेस का आपने जिक्र कर ही दिया है, तो फिर यही क्वेश्चन मैं आपसे कर लेती हूँ, किन के लिए फिर ये चैलेंजेस से भरा रहने वाला है यार? यस, सबसे पहले जो मुझे इसमें चैलेंजिंग आ रहा है वो मुझे आ रहा है लियोस के लिए। हाँ, लियोस के लिए मुझे चैलेंजिंग आ रहा है। सबसे पहले कार्ड में नहीं दिखाऊंगी, डर जाएंगे लोग देखकर, बिकॉज वो लिटरल इमेज पे चले जाएंगे। लेकिन इनके लिए जो ये है कि सावधानी बरतें, स्पेशली रिलेशनशिप्स में जब आप बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा किसी पे रिलाई नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है कि आप किसी से उम्मीद कर रहे हैं और आपकी उम्मीदें टूट जाएं। ये लियोस के लिए मुझे रिलेशनशिप्स में होता हुआ दिख रहा है। और अगर मैं उसके बाद देखती हूँ, अगर हम चैलेंजेस की, जो नंबर आपकी 7 राशि है लिब्रा, ये चैलेंजेस में थे, बट मुझे इस साल में 2025 में ये चैलेंजेस से दूर होते हुए दिख रहे हैं। सो दे विल लीव द ट्रबल्ड वाटर्स बिहाइंड, अपनी मुसीबतों को पीछे छोड़ते हुए ये आगे बढ़ेंगे। सो लिब्रा के लिए मुझे ये दिख रहा है कि थोड़े चैलेंजेस इनके लिए मुझे ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद जो थोड़ा सा चैलेंजिंग आता है वो है नंबर 8 स्कॉर्पियो। नंबर, ये राशि असल में मार्स की ही है स्कॉर्पियो, और हम कह रहे हैं कि ये जो ईयर है 2025 ये मार्स को डेडिकेटेड है अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। बट एट द सेम टाइम इनके साथ मुझे स्कॉर्पियंस के साथ ऐसा लग रहा है, अब मैंने एक राशि बात करी चैलेंजिंग लियो के लिए और मैं दूसरी बात कर रही हूँ स्कॉर्पियो के लिए। दोनों ही बड़ी स्ट्रॉन्ग राशियाँ हैं, लियो ऑल्सो एंड स्कॉर्पियो ऑल्सो। इन दोनों स्ट्रॉन्ग राशियों को इनकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी ऐसा होगा कि उम्मीदें लोगों से पूरी नहीं हो रही हैं। स्पेशली स्कॉर्पियंस के साथ ऐसा भी हो सकता है, वृश्चिक हिंदी में, इनके साथ ऐसा भी हो सकता है कि दे फील लाइक बैक स्टैब्ड, के मैंने मतलब मेरे पीठ पीछे लोगों ने मेरे साथ बुरा करा, समथिंग लाइक दैट। सो दे नीड टू बी, दोनों राशियों को रिलेशनशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा अपने आप को सतर्क भी रखना है, बहुत अपने आप को रिलाई नहीं करना है और डिपेंडेंट नहीं होना है रिलेशनशिप्स में। इट इज़ फॉर बोथ लियो एंड स्कॉर्पियो। मैम, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, अभी आपने बहुत सारे राशियों के बारे में बताया, अभी हम उससे पहले एस्ट्रोलॉजी को लेके भी आपने चीजें क्लियर की, टैरो कार्ड रीडर से किस तरह से ये अलग है। लेकिन फिर लोगों के अंदर भी तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है ना कि अगर वो न्यूमरोलॉजी को माने तो किस पे बिलीव करे। फिर ज़ोडिएक साइन वो कुछ और इंडिकेट करते हैं, यस, मूलांक कुछ और इंडिकेट करते हैं। और बल्कि ये जब मैं बोलती भी हूँ ना तब मुझे खुद भी लगता है कि हम प्रेडिक्शंस जब कर रहे हैं तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हम कुछ और बोल रहे हैं, हम एस्ट्रोलॉजी में कुछ और बोल रहे हैं। ये हमारे साथ भी होता है, मतलब दिस इज एक्चुअली हैपनिंग। बट प्रॉब्लम क्या है कि देखो प्लैनेट्स ना घूमते रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि प्लैनेट्स आपके हॉरोस्कोप में जहाँ पर थे वो स्थिर हो गए, वो तो उस टाइम पे थे, पर उसके बाद भी घूम तो आज की डेट में भी रहे हैं। सेम इज़ विद न्यूमरोलॉजी ऑल्सो, एंड द डेज आर नेवर सिमिलर। अगर मैं 2 लाइनें किसी राशि के लिए बोल रही हूँ तो आप उसी 2 लाइनों पे पूरा साल नहीं निकाल सकते हो, है ना। वो एक एक्यूमुलेटिव प्रेडिक्शन होती है कि आप साल के अंत में बोलोगे हाँ साल अच्छा रहा, या आप साल के अंत में बोलोगे हाँ साल बुरा रहा। तो वो एक एक्यूमुलेटिव प्रेडिक्शन है। आप ये नहीं कहोगे कि मैम ने ये बात तो बोली थी 2025 के लिए और जनवरी में बोलोगे इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। मतलब वो टाइम पर डिपेंड, यू हैव टू वेट फॉर होल ईयर टू मेक इट हैपन फॉर यू। सो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि जब हम अपने कुंडली की भी बात करते हैं, बिकॉज तुमने हॉरोस्कोप का रेफरेंस लिया, तो हॉरोस्कोप में भी हम मोटी मोटी बात बता रही हूँ, बहुत डीप में नहीं जा रही हूँ। तो हॉरोस्कोप में भी जब हम बात करते हैं तो हम 3 चीज़ें मेजरली देखते हैं, आपकी राशि,
कोई भी कहता है हाँ जी आपकी राशि क्या है, सबसे पहले राशि क्या होती है जहाँ पे चंद्रमा प्लेस्ड है। फिर हम देखते हैं आपका सूर्य कुंडली क्या है, यानी कि आपका सन साइन जो आप न्यूज़पेपर मैगजीन में अपने हॉरोस्कोप को रीड करते हो, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, वो सन साइन के ऊपर बेस्ड होती है। तो आप राशि को भी कंसिडर करोगे, आप अपने सन साइन को भी कंसिडर करोगे। देन तीसरा जो बहुत मेजर है दैट इज़ योर लग्नेश, आपका लगन क्या है, आपका असेंडेंट क्या है। तो ये तीनों को एक कॉम्बिनेशन से हम एक प्रिडिक्शन निकालते हैं जब हम इंडिविजुअली किसी का कस्टमाइज प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं। अभी हम अगर आप बात करो कि न्यूमरोलॉजी सुनो या टैरो सुनो या एस्ट्रोलॉजी सुनो, तो मैं ये कहूँगी कि तीनों सुनो, बिकॉज तीनों ही आप पे इम्पैक्ट करेंगे। आपकी जो साल होगा वो तीनों के कॉम्बिनेशन का होगा। सिर्फ अच्छा नहीं हो सकता, सिर्फ बुरा नहीं हो सकता और सिर्फ न्यूट्रल भी नहीं हो सकता। हाँ, साल के एंड में आप सारी प्रेडिक्शन को कहोगे कि येस इट हैज़ हैपेंड विद मी। हम अगर सेल्फ ट्रूथ के हिसाब से इस ईयर को देखा जाए, बीइंग अ टैरो कार्ड रीडर, आप क्या लोगों को सुझाव देना चाहेंगे कि वो कुछ अपनी हैबिट्स में चेंजेस लेकर आए इस ईयर के अंदर, सभी के लिए? जैसे मैंने बिगनिंग में बताया 2025 लॉजिकल रीजनिंग, मे बी न्यू इन्वेंशंस, इन सब चीज़ का ईयर है। अगर मैं ये कहूँ कि इसमें हम क्या चीज़ कर सकते हैं जो सब पे एप्लीकेबल हो, वो ये है कि बिकॉज ये मार्स का नंबर है और टोटल नंबर 9 है, तो प्लस एक चीज़ और है, जब हम पंचांग देखते हैं अपना हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तो हमारा एक किंग रहता है ईयर का, जो हम अपना जो पंचांग के अकॉर्डिंग हमारा चल रहा है उसमें किंग रहता है। किंग में हमारे सूर्य आएंगे 2025 में, इस बार वो हमारे रूल करेंगे इस ईयर को। सो यानी कि जो हमें ज़्यादा देखना है वो ये देखना है कि सूर्य और मंगल, तो थोड़ा अग्रेशन सब में बढ़ सकता है, बिकॉज सूर्य एंड मंगल आर द मोस्ट क्रूर ग्रह के गुस्से वाले हैं। मंगल इज़ द अग्रेसिव। अगर हम देखें ना अपने प्लैनेट्स का रोल प्ले क्या है, तो हम सूर्य को वैसे भी हम किंग मानते हैं, मतलब सबसे ऊंचा ग्रह, क्योंकि सभी उन्हीं के आसपास घूम रहे हैं ना। और जो मंगल है वो उनके हम कमांडर मानते हैं, सूर्य मतलब किंग के। तो अब अगर कमांडर और किंग का ईयर है तो इसमें इमोशंस तो है ही नहीं, है ना। और इमोशंस नहीं है तो अग्रेशन थोड़ा सा बढ़ेगा। एवरीबडी वुड लाइक कि मेरी बात सुनो पहले। रूलिंग नेचर, रूलिंग थॉट्स, रूलिंग स्पीच सबकी हो सकती है। सो अगर सबकी ही रूलिंग हो जाएगी, अभी तुम देखो थोड़ा थोड़ा 2025 का ऑलरेडी इम्पैक्ट है, देयर आर वॉर्स हैपनिंग कंट्रीज में भी। तुम देखोगे कि आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आ रही हैं, चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, ट्रीटीज़ नहीं हो पा रही हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ओनली। सो कहीं ना कहीं वी हैव टू थिंक ओके, दिस इज़ द प्लैनेटरी इम्पैक्ट which is impacting all of us, and when it is impacting all of us, so if everybody gets aggressive then the wars happen. तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को टोन डाउन रखो, अपनी स्पीच पे वॉच करो। स्पीच का गुस्सा वैसे इस साल में नहीं है, सीधा गुस्से वाला गुस्सा है, अग्रेशन वाला गुस्सा है, तो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल रखो। मेरे को ऐसा लगता है, जो मैंने पर्सनली फील करा है, जो हर किसी पे काम करता है, जैसे ही गुस्सा आए ना और आपका कुछ एक्शन लेने का मन करे, बैठ जाओ, rather than actually going ahead, sit down and have a glass of water and then do what you want to do. So you may not feel like doing that. So this is applicable on everyone. अभी आपने गुस्से वाली बात की, मतलब मैं अगर अपने पे देखूं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गुस्सा नहीं आता। वाओ। लेकिन फिर दूसरी साइड, मतलब मेरे को ऐसे बोला जाता है मेरे को कि लाइक अगर मैं अपने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखूं तो मेरे को लोग बोलते हैं 9 नंबर वाली है, कि नहीं गुस्सा तो इसके अंदर है बहुत। तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे को अगर एंगर इश्यूज हैं तो वो मेरे को ऐसे आते हैं कि मतलब मैं अपने अंदर ही उसको बस परेशान हो जाती हूँ। लाइक मेरे को किसी से बात नहीं करनी है, तो फिर वो मुझे समझ नहीं आता कि मैं परेशान हो रही हूँ कि ये मुझे गुस्सा आ रहा है। तो मतलब क्या ऐसा लोगों के लिए भी कुछ है क्या कि वो क्या करें? मतलब मैं खुद भी अपने लिए जानना चाहती हूँ। मुझे फिर लगता है मैं बहुत हर्ट हो रही हूँ। हाँ, ये तो मन करता है रोने लग जाऊं। हाँ, फिर थोड़ा सा शांत हो जाएगा, सर दर्द हो जाएगा। तो मतलब समझ नहीं आता मुझे कि ये एंगर इश्यूज है मेरे साथ, या है क्या एग्जैक्टली? मुझे ऐसा लगता है, जो मैं पेरेंटिंग में भी बिलीव करती हूँ, आई एम अ पेरेंट माई सेल्फ, तो मेरे को ऐसा लगता है किसी भी इमोशन को दबाना तो नहीं चाहिए। मतलब दिस इज़, आई एम टेलिंग यू, अपार्ट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी और टैरो और एनीथिंग, बिकॉज जितना आप किसी भी इशू को सप्रेस करते हो ना, वो फिर वॉल्केनो बन के ही निकलता है कभी ना कभी।
So whether it is an anger issue, so I will suggest you and anyone who is listening कि must not suppress any of your emotion. प्यार है तो दिखाओ प्यार, और अगर गुस्सा है तो दिखा दो, बट हाँ, गुस्से को किसी भी इमोशन को कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए. एक रिमोट कंट्रोल जैसी चीज़ इमेजिनरी हमारे हाथ में होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि सब कुछ तहस नहस कर दें, वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए. सो अगर तुमने एग्जाम्पल दिया अपना कि 9 नंबर वाली है कि गुस्सा तो होगा, बट एट द सेम टाइम एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग कि 9 नंबर इज अ नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो. हो सकता है कि तुमने अपनी एनर्जीज को अलाइन कर रखा हो. मे बी यू आर कनेक्टिंग विद मी टुडे बिकॉज यू हैव दिस इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द ऑकल्ट थिंग. हर कोई तो बात नहीं करता है इस बारे में. अगर पॉडकास्ट और लोग भी करते हैं, लेकिन पॉडकास्ट का कंटेंट ज़रूरी नहीं है कि यही हो. लेटर ऑन मे बी यू विल ऑल्सो हैव डिफरेंट कंटेंट, बिकॉज कंटेंट बनाना है. लेकिन एस्ट्रोलॉजी का कंटेंट ही प्रायोरिटी क्यों? बिकॉज मे बी यू आर नंबर 9. ओके, दैट इंक्लिनेशन इज देयर. बट ये है कि हो सकता है कि तुमने अपनी एनर्जीज चैनलाइज कर ली हो, क्योंकि नंबर 9 हो. थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में तुम्हारा ज़रूर इंटरेस्ट होगा. तुम्हारा कनेक्शन चाहे मंदिर में, चाहे अनसेस्टर्स के साथ, चाहे डिफरेंट एनर्जीज के साथ, मे बी एनिमल्स के साथ ऑल्सो, तुम्हारा जल्दी बन जाता होगा. हाँ, तो हाँ, इवन पिछले 1.5-2 साल में मैंने फील भी किया. इतना मैं कभी इतना थी नहीं मैं कि मेरे को पूजा पाठ करने हैं. तो अब तो मतलब बहुत ज्यादा बिलीव हो गया है पिछले कुछ टाइम में. या तो सिचुएशन इस टाइप की आ गई है या जो भी. एक्चुअली क्या होता है कि जिसने जिस पाथ पे जाना है ना, सिचुएशन जो तुमने बोला, जिसने जिस पाथ पे जाना है उसके लिए वो रास्ता बनता जाता है. और ऐसी स्पिरिचुअल पाथ इज नेवर इजी एक्चुअली. आपको इजीली तो वो कोई भी स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाता है. आपको एक लेसन्स यू हैव टू अंडरगो अ स्ट्रगल, then only you get into it. So वो सब चीज़ें होती हैं, you go through it and then you actually handle yourself, you control yourself. So इसलिए जो तुम्हारा है नंबर 9 अग्रेशन, तो वो मेरे को ऐसा लग रहा है तुमसे वाइब ऐसी आ रही है कि चैनलाइज हो चुका है. बट स्टिल आई सजेस्ट द viewers not to suppress any emotions. Know how to control it, know how to handle it, but know how to show it as well. Exactly. Yeah, that is important. अब वापस से हम अपने टॉपिक पे आएंगे. Yes. अच्छा, 2025 रिलेशंस के अकॉर्डिंग या फिर लव के अकॉर्डिंग अगर लोग जानना चाहें, कौन कौन सी राशियां हैं जिनके लिए सौभाग्यशाली रहेगा 2025? हाँ बिल्कुल. देखो, एक तो पहली चीज़ तो मैंने बताई कि जब मैंने तुमने मुझसे स्टार्टिंग में पूछा था किन के लिए बहुत अच्छा, तो मैंने जेमिनाई के लिए बोला था सबसे पहले. सो जेमिनाई के लिए डेफिनेटली द रिलेशनशिप थिंग्स कैन हैपन. एंड उसके बाद में आपका कैंसर है. तो कैंसर के लिए ना ऐसे चीज़ें मूवमेंट में तो आएंगी कि चीज़ें हो रही हैं, बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मटीरियलाइज ही हो जाएंगी. बट आप एक अच्छी वाइब में ज़रूर रहोगे रिलेशनशिप को लेकर. दिस इज़ फॉर द कैंसेरियंस. लियो के लिए मैंने पहले ही बताया था कि थोड़ा सा रिलेशनशिप को लेकर सतर्क रहना है आपको. एंड देन अगर हम देखें रिलेशनशिप में, बेस्ट तो इन्हीं का ही है. यस, जेमिनाई एंड कैंसेरियंस, और उसके बाद में आपका केप्रिकॉन ऑल्सो. लेकिन केप्रिकॉन का जो है ना वो फ्रेंडशिप तक है. मतलब अगर हम ये कहें कि आपकी शादी हो जाएगी, यू विल टाई द नॉट, मतलब हो सकता है एस्ट्रोलॉजिकली में दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी. बट अगर हम ओवरऑल देखें तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होगे. यू विल लाइक टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज़. आपको लोग मिलेंगे, आप उनसे मिलना जुलना चाहोगे. मे बी यू विल गो ऑन लाइक न्यूमरस डेट्स ऑल्सो, वन आफ्टर द अनदर. आप ये सब एक्सप्लोर कर सकते हो, बट शायद आप फाइनलाइज चीज़ें नहीं करोगे. दिस आई एम सेइंग फॉर केप्रिकॉन्स. मैम, बीइंग अ टैरो कार्ड रीडर, क्या इस पूरे साल में 12 मंथ्स में अगर देखा जाए, क्या ये ऑडियंस जान सकती है कि कौन सा मंथ बेस्ट रह सकता है? कौन सा मंथ बेस्ट रह सकता है? इसमें जो बेस्ट मंथ रहने वाला है वो तुम्हारा ऑलमोस्ट, दिस आई एम नॉट टेलिंग थ्रू टैरो ओनली, आई एम जस्ट डूइंग अ कॉम्बिनेशन इन कैलकुलेशन इन माई हेड एस्ट्रोलॉजिकली ऑल्सो. सो अप्रैल एंड मई में एक जुपिटर का ट्रांजिट है और वो ऑस्पिशियस रह सकता है. ओके. अगर इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए, कुछ लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, तो वो कौन सा मंथ, यही फिर अप्रैल में, या फिर कौन कौन सी राशियों के लिए बेस्ट हो सकता है? हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट इसमें हम राशि वाइज देख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स हैव ऑलवेज हैव टू बी डन रियली कॉशियसली. आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये मंथ सबके लिए अच्छा हो रहा है और कल को फिर लोग हमें बोलें कि नहीं मैम ने बोला था एंड व्हाट इज दिस. सो आई विल नॉट डू दैट. बट हाँ, राशि के लिए मुझे जिनका मनी ग्रो होता हुआ दिखता है वो मुझे दिख रहा है वर्गो के लिए.
वर्गो के लिए मुझे मनी ग्रोथ दिख रही है, एंड देन आई कैन सी इट हैपनिंग फॉर स्कॉर्पियंस ऑल्सो। हाँ, मुझे स्कॉर्पियंस और वर्गोज के लिए मनी ग्रोथ दिख रही है। बेसिकली जो आपके वर्गोज हैं ये तो अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे और केप्रिकॉन्स को अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, तो ये इनमें डिफरेंस रहेगा थोड़ा सा। ठीक है मैम। हेल्थ के लिए कौन सी राशियों को जरूरत है ध्यान देने की? हाँ। अगर हम ध्यान देने की बात करें हेल्थ के लिए, यस, इसमें हेल्थ के लिए आपके लिए स्कॉर्पियंस को ध्यान देना है थोड़ा सा, और लियोस को डेफिनेटली ध्यान देना है। जो आपका टॉरस राशि है, नंबर 2 की आपकी जो राशि है टॉरस, इनको मैं ये नहीं कहूँगी कि एनी प्रॉब्लम कैन क्रॉप अप, लेकिन मुझे इनके लिए ऐसा लग रहा है एज इफ समथिंग हिडन इज देयर इन द बॉडी। तो मैं इनके लिए कहूँगी कि गो फॉर सम काइंड ऑफ मेडिकल चेकअप एंड गेट इट डन। मुझे प्रॉब्लम ऐसा नहीं दिख रहा, कुछ क्रॉप अप हो सकता है उनकी बॉडी के लिए, मैं टॉरस के लिए बोल रही हूँ। एंड जो एरीज है वो वैसे सही रहेंगे, लेकिन इनको एक कंफ्यूजन रहेगी कि शायद मैं सही नहीं हूँ। तो इनको मन में एक सोच रहेगी कि अभी मुझे ये लगा हुआ है, थोड़ा सा लेथार्जिक एरीज फील करेंगे। टॉरस को मैं मेडिकल चेकअप रिकमेंड कर रही हूँ, एंड देन स्कॉर्पियंस को मैंने बोला है कि थोड़ा सा हेल्थ का अपना ध्यान रखें। टॉरस के लिए अगर रिलेशनशिप वाले फेज में देखा जाए तो कैसा रहेगा ये वाला ईयर? अगर हम रिलेशनशिप वाले फेज में देखें तो टॉरस के लिए थोड़ा सा डिफरेंट सा मैं तुम्हारे को बोलने वाली हूँ, जो शायद लोग नहीं सुनना चाहते। कि अगर आपके पार्टनर हैं और अगर आप डेट कर रहे हो या आप शादी में हो, तो आपको एक ऐसी फीलिंग रहेगी कि एज इफ योर पार्टनर इज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू। सो द ट्रांसपेरेंसी एक्चुअली विल गो अवे। एक स्पेस सा तुम में बन जाएगा, ट्रांसपेरेंसी चली जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने पार्टनर को जान नहीं रहे हो इस टाइम पे, कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या किससे बात कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा क्वेश्चन मार्क वाली चीज़ होती है ना, वो टॉरियंस अपने पार्टनर्स को लेकर इस तरह से फील करेंगे। तो लव रिलेशनशिप में टॉरस को ऐसा फील होगा। नाइस। मैम, अगर 2025 में टैरो कार्ड्स के अकॉर्डिंग देखा जाए, एक नई शुरुआत या फिर किसी भी चीज़ में अगर किसी को सफलता चाहिए, तो उसके लिए क्या इशारा कर रहे हैं अभी टैरो कार्ड्स? किसी भी चीज़ में किसी को सफलता चाहिए, तो हम इसको राशि वाइज बताते हैं, है ना? सो दैट वुड बी बेटर, सो दैट एवरीबडी कैन एक्चुअली रिलेट टू इट। सो अगर हम एरीज की बात करें तो एरीज मुझे इस साल में थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हैं। अगर ये सोचते हैं, इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, इनके पास पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी सारी आएंगी, लेकिन ये किसी चीज़ में मुझे लगता है कि उसको क्लोज नहीं कर पाएंगे। तो ये सोचेंगे बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि अगर इनको कुछ क्लोज करना है तो इनको तो प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। सो क्योंकि ये कन्फ्यूजन में दिख रहे हैं मुझे इस साल में अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर। और अगर मैं टॉरस की बात करती हूँ, इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ मुझे थोड़ी कम आती हुई दिखती हैं, और अगर आती हैं तो वो मटेरियलाइज होती हुई नहीं दिख रही। तो इनके साथ में ऐसा होगा कि इनको लगेगा कि चीज़ें होने वाली हैं, बट चीज़ें मुझे होती हुई नहीं लगती। दिस इज़ फॉर एक्चुअली टॉरस, अगर किसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। घूम फिर के जेमिनाई का अगेन मुझे ठीक लग रहा है कि हाँ, इनका सही है, इनके पास अपॉर्चुनिटी आएंगी भी। और ये स्पेशली अगर अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना चाहें तो इनके रिलेशनशिप्स भी मटेरियलाइज हो सकते हैं। Like they can literally tie the knot, they can go ahead in getting the commitment done. So वो चीज़ हो सकती है। बाकी अगर किसी भी तरह का ये जॉब स्टार्ट करना चाहें, बिजनेस स्टार्ट करना चाहें, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें, तो उनके लिए ये टाइम इनके लिए सही हो सकता है। कैंसेरियंस की बात करूँ तो ये बहुत जल्दी बहुत सारा काम करेंगे। सो होता है ना कि जस्ट गेट द थिंग्स डन, जस्ट डू इट वाला जो है हिसाब, इनका वो वाला बना रहेगा। ये हमारा कैंसेरियंस का रहेगा। और लियो की बात करें तो ये थोड़ा सा परेशान रहेंगे एज फार एज अपॉर्चुनिटीज़ आर कंसर्न, बिकॉज इनके अकॉर्डिंग चीज़ें मुझे होते हुए नहीं दिख रही हैं। कमिंग टू वर्गो, opportunities will come, they will earn good and they will help others as well. ये औरों को भी गाइडेंस देंगे, ये औरों को भी मदद करेंगे। कोई इनके पास आएगा तो पैसे से भी हेल्प करेंगे, और जो एडवाइस होती है उससे भी ये हेल्प करेंगे। कमिंग टू लिब्रा, लिब्रा अपने में ज़्यादा थोड़ा सा मसरूफ़ रहेंगे, बिकॉज मैंने जैसे बिगिनिंग में बताया था, लिब्रा के बारे में बोला था कि दे विल एक्चुअली लीविंग देयर ट्रबल्स बिहाइंड। तो ये अपनी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ते हुए चल रहे हैं, नई किसी अच्छी जगह पे जाएंगे, चाहे वो नया रिलेशनशिप हो, नई जॉब हो, नहीं हो सकता है कोई ट्रांसफ़र होके जगह ही चेंज हो जाए, तो ये बेटर जगह पे जाएंगे। तो ये इसलिए और किसी को तो हेल्प नहीं कर पाएंगे, बट इनके लिए कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आएगी लिब्रास के लिए। स्कॉर्पियोज़ की बात करें तो स्कॉर्पियोज़ के अकॉर्डिंग चीज़ें थोड़ी सी कम होंगी।
और बिगिनिंग में मैंने बोला कि आप ना तो प्रोफेशनल ना पर्सनल रिलेशनशिप्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करेंगे. यू आर कम्प्लीटली ऑन योर ओन. जो भी अचीव करेंगे, जो भी चीज़ करेंगे, वो अपने बलबूते पे करेंगे. किसी पे डिपेंडेंट होकर आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते. सेजिटेरियस अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, मनी के नए इनकम के सोर्सेज बनेंगे. बेसिकली इट इज़ टाइम टू सो द सीड्स. कहते हैं ना बीज बोने का समय. तो इन्वेस्टमेंट से करेंगे और उसके फल ये बाद में रीप करेंगे. हो सकता है 2025 में इनको फल नहीं मिले, लेकिन ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट्स, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को ज़रूर ग्रैब करेंगे. दिस इज़ फॉर सेजिटेरियंस. एंड कैप्रिकॉन्स हो सकता है कि ट्रैवलिंग के प्लान्स बने. ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बाहर का प्रोजेक्ट मिल जाए. और फ्रेंडशिप्स हो सकती हैं, डेटिंग्स हो सकती हैं, बट मटीरियलाइज चीज़ें डेट्स में नहीं होंगी. लेकिन हाँ, ट्रैवलिंग वगैरह आप कर सकते हो और बाहर के प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं. या कमिंग टू दिस थिंग एक्वेरियस का अच्छा भी रहेगा और थोड़ा ख़राब भी रहेगा. फ्लक्चुएशंस रहेंगी, बट दे विल बी मोर टूवर्ड्स पीस, हैप्पी फ्रॉम इनसाइड. कुछ ज़्यादा शायद अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हो, बट संतुष्ट रहेंगे किसी भी तरह से. तो ये एक्वेरियंस का रहेगा. एंड देन पाइसेस विल लाइक टू डू समथिंग टोटली न्यू, आउट ऑफ द बॉक्स, जिसके बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं है, बट कुछ नया करना है उनको इस साल में 2025 में. तो इस तरह से पाइसेस का रहेगा. मैम, लोगों के अंदर कोई भी काम करना है, किसी चीज में इन्वेस्ट करना है, हेल्थ है, कुछ भी टॉपिक है, नेगेटिविटी जरूर आती है. यस. टैरो कार्ड्स क्या कोई सजेशन देते हैं कि इस ईयर आप इस तरह से पॉजिटिविटी को बढ़ाइए अपने अंदर? ओके. सो नेगेटिविटी, देखो, जब भी हम कोई नई चीज़ करते हैं, कोई चैलेंज लेना है, तो एक उसमें हमको प्रिपरेशन डेफिनेटली चाहिए होती है. बट मैं उसको कहूँगी कि नेगेटिविटी नहीं लो, उसको एक प्रिपरेशन की तरह लो कि सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ. एक बार सोच लिया, एक बार मन बना लो ना जब, तो उसके बाद उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ो. अगर हम, जैसे तुमने ये क्वेश्चन पूछा कि नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, अब मैं एक छोटी सी टैरो टिप सबको बताती हूँ यहाँ पे. आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, बी नेगेटिविटी को दूर करना है, बी आपके लव रिलेशनशिप को अच्छा करना है, बी अपनी हेल्थ को अच्छा करना है, बच्चों के साथ अच्छा करना है, मतलब कोई भी आपका एरिया ऑफ लाइफ है, एरिया ऑफ कंसर्न है, आप एक बार एक टैरो डेक लेके रख लो अपने घर में 78 कार्ड्स का. ठीक है. और चाहे आप पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, पर आप पिक्चर्स देखोगे ना, आपको पिक्चर्स, जैसे मैंने बिगनिंग में बताया कि अच्छी बुरी आपको समझ में आ जाएंगी. और एक पिक्चर या हो सकता है एक से ज़्यादा पिक्चर के साथ आपको लगेगा कि आप कनेक्शन बिठा पा रहे हो. आप उस सिचुएशन में हो, मान लो कि आपको अपने बच्चे के साथ अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, आपका बच्चा पढ़ाई में नहीं जा रहा, या आप खुद पढ़ना चाह रहे हो, आप पढ़ाई में नहीं जा पा रहे हो, तो आप देखोगे कि एक कार्ड ना बहुत ज़्यादा पढ़ने में मसरूफ़ है. तरह तरह की पिक्चर्स हैं इसमें. ठीक है. 3 ऑफ पेंटिकल्स वो कार्ड है वैसे. तो एक कार्ड पढ़ने में मसरूफ़ है, आप उस कार्ड को अपने पास रख लो, उसको अपने तकिए के नीचे रख लो, उसको अपने स्कूल बैग में डाल दो. ये सब चीज़ें आप कर सकते हो. लव रिलेशनशिप्स में अगर आप बात करो, मैं कार्ड्स का नाम बताती हूँ तुम्हें. 2 ऑफ कप्स एक कार्ड है, या फिर 4 ऑफ वॉन्ड्स एक कार्ड है. तो आप इन कार्ड्स के साथ आप अपनी रेमेडीज़ खुद कर सकते हो. आप उसको कार्ड को देखते ही समझ जाओगे, हाँ ये शादी का कार्ड है, हाँ ये प्यार का कार्ड है, हाँ ये लड़ाई का कार्ड है. ऑफ कोर्स लड़ाई के कार्ड्स हम नहीं यूज़ करेंगे, तो नेगेटिव कार्ड्स को रहने दो, बट पॉजिटिव कार्ड्स आप यूज़ कर सकते हो. एंड दीज आर वेरी सिंपल रेमेडीज एंड दे एक्चुअली वर्क ऑल्सो. और कुछ नहीं तो जैसे आप भगवान के आगे जोत जलाते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आपने कार्ड की पिक्चर रखी अपने आगे, उसके आगे कैंडल जलाई, एंड जस्ट सी एंड इमेजिन योर सेल्फ लाइक दैट पर्सन व्हाट यू आर सीइंग इन द इमेज. सो आपका मैनिफेस्टेशन, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड प्लस द एनर्जी ऑफ द टैरो, दैट डेफिनेटली विल गिव यू गुड रिजल्ट. सो बी इट नेगेटिविटी रिमूवल, बी इट एनी काइंड ऑफ इशू यू आर हैविंग इन योर लाइफ. मुझे लग रहा है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑडियंस को क्लियर हुई होंगी, लेकिन मैं अब आपकी लाइफ पे भी आना चाहती हूँ. ओके. ये टैरो कार्ड रीडर कब से आपने ये सब स्टार्ट किया? ओके. सो या मैं मेरा एग्जांपल बहुत ही अच्छा है कई कारणों से. मैंने एस्ट्रोलॉजी और टैरो रीडिंग स्टार्ट तो मैंने लगभग यू कैन से 1998 से कर दिया था, बट नॉट प्रोफेशनली. आई वॉज जस्ट डूइंग इट फॉर माई फ्रेंड्स. मैं उस टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन में थी और फ्रेंड्स के लिए कर रही थी, और करा, और पैसे लेके नहीं करा था ऑफ कोर्स तब. तो जब मैं अपनी डिग्री लेने के लिए गई, तब मुझे वही फ्रेंड्स मुझे वापस से मिली और उन्होंने बताया कि जो तुमने बोला वो सही हुआ. सो उस टाइम पे मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म करा. जर्नलिज्म के बाद मैंने MBA करा. आई नेवर थॉट आई विल डू दिस बिकॉज आई कम फ्रॉम अ सिख फैमिली. तो हमारे में तो बिलीव ही नहीं करते हैं
मतलब जैसे नॉर्मली पहले क्या होता था कि पंडित के बच्चों को ही ये विद्या होती थी, हमको नहीं होती थी। तो मैम घर पे बात करते हो, कोई बिलीव करते हैं फिर उस पे? अब करते हैं। अच्छा। अब बिलीव भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं बिकॉज एक दो बार सब रीडिंग करवा चुके हैं, और कुछ लोग डरते भी हैं कि अब रीडिंग नहीं करवानी, इसको सब कुछ पता है टाइप्स ना तो वो वाली सिचुएशन भी है। सो येस, तो 20 ईयर्स पहले मैंने शुरू करा था, और मेरा एग्जाम्पल मैं इसीलिए अच्छा कहती हूँ, बच्चों को स्पेशली कहती हूँ, कि मैंने जो 4-5 साल थे ना, लाइक डूइंग माई जर्नलिज्म, डूइंग माई MBA, आई वेस्टेड दैट टाइम, आई वेस्टेड दैट मनी, आई वेस्टेड दैट एनर्जी, बिकॉज आई वॉज नेवर सपोज टू डू इट प्रोफेशनली। तो अगर आपको शुरू से ही पता हो एस्ट्रोलॉजिकली कि आपको इस चीज़ में करना है, तो आप उसी चीज़ में ही अपना टाइम एनर्जी लगाओ। तो इसलिए अच्छा रहता है कि आप बच्चे का हॉरोस्कोप 10th 12th में डेफिनेटली दिखा लो, और बच्चा एजुकेशन वही करे जिसमें उसका करियर बनना है। तो उससे आपका पैसा भी बचता है, आपका समय भी बचता है, और हो सकता है आज की डेट में मैं बोलती हूँ कि 20 साल हो गए, हो सकता है मैं बोलती 25 साल हो गए हैं, 26 साल हो गए हैं। सो आई वुड हैव एडेड 5 years टू माई एक्सपीरियंस देन। सो या दैट्स अबाउट माई जर्नी। होप सो बहुत सारी चीज़ें लोगों को क्लियर हुई, मुझे भी बहुत कुछ समझ आया। इवन शायद हम फिर से अगर सेशन करेंगे तो फिर से मुझे ऐसे ही, इवन मेरा भी ये सौभाग्य, मैं ऐसे बोलूँगी कि मुझे लिटरली नहीं पता था टैरो कार्ड के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें मतलब मैं अपने मूलांक को लेकर या फिर अब आगे मेरे को किस चीज़ पे ध्यान देना है, मुझे क्लियर हुई है, ऑडियंस को भी ज़रूरी हुई। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना टाइम हम लोगों को दिया, और ये बहुत प्रीशियस टाइम था जो आपने हमारे लिए निकाला। नहीं, आई वॉज एक्चुअली ऑल एक्साइटेड बिकॉज मैंने पहले पॉडकास्ट करे थे एस्ट्रोलॉजी के, न्यूमरोलॉजी के। 2025 का टैरो का मेरा भी फर्स्ट पॉडकास्ट है, एंड टैरो इज लाइक आई लव इट। तो मुझे बड़ी खुशी है ये करके। मेरा भी इवन ये टैरो का तो फर्स्ट ही है, इससे पहले जो था वो मैंने आपको बताया, न्यूमरोलॉजी। तो आगे भी इसी तरह से कुछ और टॉपिक्स के साथ इसी तरह से आपसे कनेक्ट करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो हम आपको इसी तरह अगले एपिसोड्स में भी बताएंगे। फिलहाल आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही।